हेलो फ्रेंड्स। मेडिवल इंडिया में जितने भी कॉइन्स थे या तो वो गोल्ड के बनते थे या फिर सिल्वर के। और 13th सेंचुरी के बाद से कॉइन्स की डिमांड कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रही थी। इसका रीज़न ये था कि एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। दूसरा, आपने देखा कि खिलजीज़ का डायरेक्ट कंट्रोल पूरे नॉर्दर्न इंडिया में था और तुगलक एम्पायर तो पूरे के पूरे इंडिया में ही फैला हुआ था। और ज़्यादा बड़ा एम्पायर मतलब ज़्यादा कॉइन्स की रिक्वायरमेंट। इसके अलावा स्टैंडिंग इंपीरियल आर्मी को भी कैश में पे किया जा रहा था, तो इसके लिए भी कॉइन्स की ज़रूरत होती थी। और अलाउद्दीन खिलजी हो या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, अपनी आर्मी को ये लगातार बढ़ाते जा रहे थे। और क्योंकि मेडिवल इंडिया में ज़्यादातर कॉइन्स सिल्वर कॉइन्स होते थे, इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन सिल्वर तो लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल थी, इसीलिए 13th सेंचुरी के बाद से ही सिल्वर की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होनी शुरू हो गई थी। तो सिल्वर की स्कैरसिटी की प्रॉब्लम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ही रूलर्स के सामने आई और दोनों ने ही इस प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन निकाला। सिल्वर के कॉइन्स कम मिंट करने पड़े, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सोल्जर्स की सैलरीज को काफ़ी लो रखा था और मार्केट प्राइसेस को फिक्स कर दिया था। ये सॉल्यूशन अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सिल्वर की स्कैरसिटी को कंट्रोल करने के लिए टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अब तक के इस डिस्कशन में ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को टोकन करेंसी क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। बट अभी हमें ये समझना बाकी है कि ये टोकन करेंसी होती क्या है और इस टोकन करेंसी को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आइडिया फेल क्यों हुआ और टोकन करेंसी को वापस किस तरह से लिया गया और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के फेल होने का इम्पैक्ट क्या था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये टोकन करेंसी आखिर होती क्या है। देखिए, टोकन करेंसी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। हर एक करेंसी, चाहे वो पेपर करेंसी हो या फिर कॉइन, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि वो चीज़ जिससे ये करेंसी बनी है उसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें पेपर करेंसी की, तो वो जो पेपर बना है उस पेपर को अगर आप बाज़ार में बेचने जाएंगे तो उस पेपर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी। और फेस वैल्यू वो वैल्यू है जितने रुपए का वो नोट है। तो पुराने समय में जब करेंसी इशू की जाती थी तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार इंडिया में टोकन करेंसी इशू की, जिसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा थी। तो अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि पुराने समय में टोकन करेंसी एक बहुत ही नया कंसेप्ट था, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो हर देश में टोकन करेंसी ही यूज़ होती है। बट ऐसा भी नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले कभी टोकन करेंसी इशू ही नहीं की गई। इनफैक्ट चंगेज़ खान के डिसेंडेंट कुबलई खान और पर्शिया के मंगोल रूलर गजान खान ने टोकन करेंसीज़ को ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर रखा था। लेकिन भारत में सबसे पहली बार टोकन करेंसीज़ का इस्तेमाल मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। तो चलिए देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसीज़ किस तरह से इंट्रोड्यूस की। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि भारत में या तो सोने के सिक्के चलते थे या फिर चांदी के। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि उसने ब्रॉन्ज़ के सिक्के इशू करने शुरू कर दिए। लेकिन इस ब्रॉन्ज़ के सिक्के की जो फेस वैल्यू थी उसे सिल्वर टंका की वैल्यू के बराबर रखा गया। और आपको पता है कि ब्रॉन्ज़ की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो सिल्वर से काफ़ी कम होती है। तो ये जो करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस की, इसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए ये एक टोकन करेंसी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस टोकन करेंसी को 1330 में इंट्रोड्यूस किया, यानी कि उसका रूल शुरू होने के 5 साल के बाद। तो जब ये करेंसी इंट्रोड्यूस की गई उससे पहले तक तो लोगों के पास सिर्फ सिल्वर कॉइन्स ही हुआ करते थे। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया तो उसने कहा कि अब से ये जो टोकन करेंसी है इसकी वैल्यू सिल्वर कॉइन के बराबर है। तो हर किसी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपना सिल्वर कॉइन सरकार को दे और सरकार से ये टोकन करेंसी ले ले। इस टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी सिल्वर कॉइन्स हैं उन्हें वापस से ट्रेजरी में पहुंचा दिया जाए और ट्रांजैक्शंस के लिए टोकन कॉइन्स यानी ब्रॉन्ज कॉइन्स का यूज़ किया जाए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का ये आइडिया लोगों की समझ में नहीं आया। उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि एक सिल्वर कॉइन ब्रॉन्ज कॉइन के बराबर कैसे हो सकता है। आप सोच के देखिए कि आज की डेट में अगर आपसे कहा जाए कि आप अपना सोना सरकार के पास रख दीजिए और उसके बदले स्टील की चीज़ें ले जाइए, तो आपको तो यही लगेगा ना कि सरकार आपको लूटने की कोशिश कर रही है। तो उस समय की जनता भी ऐसा ही सोच रही थी और बहुत सारे लोगों ने अपने सिल्वर कॉइन्स ब्रॉन्ज कॉइन्स से एक्सचेंज नहीं किए। इसके अलावा जो बाहर के देशों से मर्चेंट्स इंडिया में आते थे उन्होंने भी इस टोकन करेंसी को लेने से मना कर दिया। उसके ऊपर से एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई फॉर्जरी की।
बात यह है कि इस ब्रॉन्ज कॉइन को बनाना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं था। लोगों ने इस तरह के ब्रॉन्ज कॉइन घर में ही बनाने शुरू कर दिए। कहा जाता है कि ये स्थिति हो गई थी कि हर घर कॉइन्स बनाना शुरू कर चुका था। लोगों ने अपने बर्तनों को कॉइन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। इस तरह की स्थिति में ये टोकन करेंसी काफ़ी डिवैल्यूड हो गई थी। अगर आप मार्केट में इस टोकन करेंसी को लेकर जाते तो लोग आपको इसके बदले कुछ सामान देने के लिए तैयार ही नहीं थे। स्थिति खराब होते देख 1332 में, यानी इस करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के जस्ट 2 ही सालों के बाद, इस टोकन करेंसी को वापस ले लिया गया। यानी टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के फेलियर के इम्पैक्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के दिमाग में जब ये टोकन करेंसी का आइडिया आया तो उस समय रॉयल ट्रेजरी में टोटल सिल्वर कॉइन्स थे 3000 और ब्रॉन्ज कॉइन्स कितने थे वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि उसने बहुत सारे ब्रॉन्ज कॉइन्स बनवा दिए। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि उस समय टोटल सिल्वर कॉइन्स इन सर्कुलेशंस कितने थे। तो मान के चलते हैं कि उस समय टोटल सिल्वर कॉइन्स इन सर्कुलेशन थे 2000। तो जब टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की गई तो जितने भी सिल्वर कॉइन्स इन सर्कुलेशन थे उन सबको ब्रॉन्ज कॉइन्स से एक्सचेंज करवा दिया गया। तो अब रॉयल ट्रेजरी में सिल्वर कॉइन्स की संख्या हो गई 5000 और सर्कुलेशन में जो सिल्वर कॉइन्स थे उनको वापस ले लिया गया। इसीलिए सर्कुलेशन में सिल्वर कॉइन्स की संख्या हो गई है 0। बट प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब लोगों ने खुद ही इस टोकन करेंसी को मिंट करना शुरू कर दिया। यानी मार्केट में अब काउंटरफीट करेंसी आ चुकी थी। टोकन करेंसी के फेलियर के कुछ और कारण भी हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब टोकन कॉइन्स का आइडिया फेल हो गया तो सुल्तान ने ऐलान किया कि वापस से पुरानी करेंसी को लागू किया जा रहा है और हर इंसान अपने टोकन कॉइन को वापस देकर सिल्वर कॉइन एक्सचेंज करा सकता है। लेकिन इस वक्त मार्केट में बहुत ही भारी संख्या में काउंटरफीट करेंसी मौजूद थी और लोगों ने बिना वक्त गंवाए ब्रॉन्ज के सिक्के देकर सरकार से सिल्वर कॉइन्स ले लिए। अब अगर हम लोग रॉयल ट्रेजरी में सिल्वर कॉइन्स की संख्या देखें तो यहाँ पर सिर्फ 1000 सिल्वर कॉइन्स बचे हैं, जो कि ओरिजिनल संख्या 3000 से भी काफ़ी कम हो चुके हैं। और नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इन सर्कुलेशन बढ़कर हो चुके हैं 4000। तो आपने देखा कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। लोग अमीर हो गए एट द कॉस्ट ऑफ रॉयल ट्रेजरी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में शाही खजाना खाली हो गया और सुल्तान की प्रेस्टीज पर बट्टा लग गया। लोग अब सुल्तान को मूर्ख समझने लगे थे। और शाही खजाना किस तरह से खाली हुआ होगा वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इब्न बतूता अपने रिकॉर्ड्स में लिखते हैं कि दिल्ली के किले के बाहर ब्रॉन्ज कॉइन्स का एक पहाड़ सा बन गया था। इतने सारे कॉइन्स वहाँ पर कई सालों तक पड़े रहे। तो ये थी डिटेल्स मोहम्मद बिन तुगलक के टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।